मॉर्निंग भाई लोग। आज हम लोग देखेंगे फ्रेंडलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म से रिलेटेड कुछ और बातें। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया था कि जो फ्रेंडलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म है, क्या था मेरा इक्वेशन जो था x बाई एम था, और यहाँ पर क्या था k इंटू पी टू दी पावर क्या था 1 बाई n था। और हम लोग इसी को लॉग के फॉर्म में देख लिया था। क्या देखा था कि log x बाई एम इज इक्वल टू 1 बाई n log p प्लस क्या था log k था। यही था। ये हम लोग को ग्राफ भी हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ हमारा किस चीज पे था। ग्राफ हम लोगों ने देखा था y बराबर nx प्लस c पे ग्राफ था। हमने बताया था इस तरीके से हमारा ग्राफ था। यहाँ से इधर तक पॉजिटिव स्लोप था, इनके बीच का एंगल थीटा था, और ये स्लोप कहलाता था tan थीटा इक्वल टू होता था 1 बाई n। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका इंटरसेप्ट था, है ना। इंटरसेप्ट को c से रिप्रेजेंट करते हैं और किसके बराबर था log k के बराबर था। इस एक्सिस पर हमारा log p था और इस पर हमारा क्या था log x बाई m था। यहाँ पर इस तरीके से ये पिछले क्लास में देखा था हम लोगों ने। हमने ये भी देखा था कि k जो है और n जो है ये क्या होता है, n और k हमारा जो होता था फ्रेंडलिच एडजॉर्सन का कांस्टेंट होता है, यानी कि फ्रेंडलिच पैरामीटर था जो कांस्टेंट टर्म था, जो कि कहता है कि इनका वैल्यू यानी n और k का जो वैल्यू होता था डिपेंड करता था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता था। क्लियर है। तो ये पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा इस रिलेशन पे कुछ ग्राफ को पढ़ेंगे। इस रिलेशन को किस किस कंडीशन में देखेंगे, यानी कि x बाई एम का p के साथ वेरिएशन देखेंगे और उसका ग्राफ देखेंगे कि n के किस किस वैल्यू के लिए x बाई एम p के साथ कैसे रिलेट होता है। चलिए, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। मैंने पिछले क्लास में ये भी आपको बताया था कि स्लोप कितना होता है 1 बाई n होता है, इंटरसेप्ट कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 0 से लेकर के 1 बाई n का वैल्यू कितना 0 से लेकर के 1 तक, सभी प्रकार के एब्जॉर्प्शन की जो प्रोबेबल जो रेंज था मेरा, जो प्रोबेबल जो रेंज था कितना था 0.1 से लेकर के 0.5 तक। क्लियर है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। यहां से लिखिएगा, लिखेंगे पर हेडिंग दे दी गई यहाँ पर इस तरीके से कि द वेरिएशन ऑफ, ऐसे लिखो द ग्राफिकल स्टडी ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म है ना। हम लोगों ने ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुका है। कंडीशन देखना हम लोग को। यहाँ पर लिखिएगा पहला कंडीशन केस 1 में लिखिएगा, केस 1 में लिखिएगा एट वेरी लो प्रेशर। क्या है, प्रेशर क्या कर दिया जाए, बहुत ही लो कर दिया जाए। तो कहता है कि जब प्रेशर लो कीजिएगा तो लिखिएगा कि n का वैल्यू जो होता है 1 के बराबर हो जाता है। कितने के बराबर होता है, एट वेरी लो प्रेशर पर n का वैल्यू कितना है 1 के बराबर हो जाएगा। अब n का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा तो इसलिए हम जानते हैं x बाई एम k इंटू पी टू दी पावर 1 बाई n होता है। अब 1 बाई n 1 हो गया और n का वैल्यू 1 करेंगे, यानी 1 बाई 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन को तुम ऐसे लिख सकते हो x बाई एम बराबर k इंटू पी टू दी पावर 1 बाई 1 बराबर k इंटू कितना pt, सॉरी k इंटू कितना p, यानी कि x बाई एम बराबर कितना हो जाएगा kp। अब यहां पर तो k क्या है, बताया था कांस्टेंट है। k हमारा इंटरसेप्ट नहीं है, log k हमारा इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो k क्या कांस्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या x बाई एम, और कांस्टेंट टर्म को लाने के लिए साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जब प्रेशर बहुत लो होगा, है ना, उस केस में x बाई एम प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो x बाई एम का वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा। और वेरी लो प्रेशर के लिए n का वैल्यू कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम ग्राफ बनाओगे
तो देखो मैं यहीं पर बना देता हूं इस तरीके से, है ना। ये हमारा क्या था, प्रेशर था, और ये हमारा क्या था, x/m था। अब याद करो लो प्रेशर है, ये किसके लिए है, वेरी लो प्रेशर के लिए, वेरी लो प्रेशर के लिए x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, है ना। यानी कि जैसे जैसे p बढ़ेगा वैसे वैसे m का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया। चलो केस 2 देखते हैं। केस 2 देखेंगे। एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर का मतलब होता है ना प्रेशर बहुत ज्यादा ना प्रेशर बहुत कम। तो ऐसे मॉडरेट प्रेशर के केस में n का वैल्यू ग्रेटर देन कितना होता है, 1 होता है। n का वैल्यू कितना, ग्रेटर देन 1। जब n का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/n का जो वैल्यू होगा वो लेस देन कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है। n का वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1/1 से ये ज्यादा हो जाएगा, है ना। यानी कि 1/, अगर माने कि 5 कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा, 0.2 आ जाएगा। तो वही कहता है कि जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो 1/n का वैल्यू लेस देन कितने के बराबर, लेस देन 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। किस कंडीशन पे, एट मॉडरेट प्रेशर पे। और जब इसको तुम करेगा ऐसे के लिए जब इक्वेशन लिखोगे तो x/m, और यहाँ पर देख तो हम लिख सकते हैं बराबर k इंटू पी के पावर कितना, 1/n। अब ये 1/n का वैल्यू 1 से छोटा है, यानी इक्वेशन तुम्हारा इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो मॉडरेट प्रेशर पर कैसा प्रेशर हो जाएगा, एक मतलब कि कैसा इक्वेशन हो जाएगा, x/m k इंटू पी के पावर 1/n। इसका मतलब ये था कि जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था वो किस प्रेशर के लिए बताया गया था, x/m। ये जो इक्वेशन मैंने बोला था कि ये जो इक्वेशन हमने लिखवाया गया था कि ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन इक्वेशन दिया गया था, तो ये किसके लिए था एप्लीकेबल, सिर्फ और सिर्फ किस पर, मॉडरेट प्रेशर के लिए। आई बात समझ में। और इसके ग्राफ को जब तुम बनाओगे तो ये कैसा ग्राफ होगा कि थोड़ा सा स्लाइटली कर्व हो जाएगा। कैसा होगा, स्लाइटली कर्व हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां से नोट कर देता हूं, यहां से लेकर के इस पार्ट को मैं बोल दिया a, और यहां से इस पार्ट को मैंने बोल दिया b, है ना। ये a पार्ट है, ये b पार्ट है ना। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि बताइए, ठीक है ना। तो चलो एट मॉडरेट प्रेशर पर हमने ये b वाला पार्ट हो गया, ये वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, एट मॉडरेट प्रेशर। ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, एट वेरी लो प्रेशर। इसको नोट कीजिए। केस 2 कंप्लीट हो गया, केस 3 देखेंगे। चलो केस 3 की बात कर ले हम जरा सा। केस 3 की अगर हम बात करें तो कहता है क्या कि एट वेरी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। वेरी हाई प्रेशर पर कहता है कि n का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n का वैल्यू इनफाइनाइट। या ऐसे बोलेगा कि जब n का वैल्यू इनफाइनाइट है तो जो कर्व मिलेगा किस पर, वेरी हाई प्रेशर पर। या बोलेगा कि एट वेरी हाई प्रेशर पर बताइए कर्व कैसे करेगा। तो जब n का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसलिए 1/n का वैल्यू कितना, 0 हो जाएगा। क्या, अरे बाबा इसको लिख सकता है 1/इनफाइनाइट बराबर कितना, 0 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बता दो। इसलिए इक्वेशन क्या था, x/m बराबर k इंटू पी टू दी पावर कितना, 1/n। यहाँ पर लिख सकते हैं x/m बराबर k और p के पावर 1/n का वैल्यू कितना, 0 हो जाएगा। जब k इंटू पी के पावर 0 होगा, किसी का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। इसलिए x/m बराबर k इंटू कितना हो जाएगा, इसका पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि k में 1 से गुना करेंगे तो कितने के बराबर, दैट इज x/m बराबर कितना, k। और आपको पता है कि k क्या होता है, मेरा एक कांस्टेंट है। क्या है बाबा, एक कांस्टेंट पैरामीटर है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम बताने से बोल सकते हैं कि जब प्रेशर बहुत हाई हो तो एडजॉर्प्शन नहीं होगा। यानी कि जब प्रेशर बहुत हाई हो तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि
अब यहाँ से प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आई बात समझ में, ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ तक वेरी लो प्रेशर पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्स बाई एम बढ़ेगा, मॉडरेट प्रेशर पर भी प्रेशर बढ़ाएंगे तो थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज करेगा, हल्का सा कर्व पार्ट हो जाएगा, और वेरी हाई प्रेशर कर देंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि जितना मर्जी उतना प्रेशर बढ़ाइए एक्स बाई एम यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ए बी और यहाँ से लेकर के पार्ट क्या हो गया, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे बना देगा और बोलेगा क्या कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लिखेंगे वेरिएशन ऑफ एक्स बाई एम एट वेरी लो प्रेशर, पी फॉर प्रेशर, ठीक है। बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएशन ऑफ एक्स बाई एम एट मॉडरेट प्रेशर हो जाएगा, और सी बोलेगा तो क्या बोलेंगे, वेरिएशन ऑफ एक्स बाई एम एट वेरी हाई प्रेशर। पी क्या है मेरा, प्रेशर है। आई क्वेश्चन में तो आपको इस तरह से दे देगा फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आप बोलेगा कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। कभी कभी ये भी बोल देगा कि यहाँ पर ए के लिए ए टर्म पर कौन सा इक्वेशन होगा, एक्स बाई एम बराबर कितना, के पी, अभी भी पढ़ा मैंने। बोल देगा कि बी पर इक्वेशन क्या होगा, बी कर्व के लिए क्या इक्वेशन होता है, एक्स बाई एम बराबर के इंटू पी टू द पावर कितना 1 बाई एन। बोलेगा कि सी पर क्या होगा, सी के लिए क्या होगा इक्वेशन, तो एक्स बाई एम बराबर कितना इंटू के हो जाएगा। आई बात समझ में ना। तो इस तरह से हो सकता है कि आपको ये भी सी कर दे ग्राफ में, बोलेगा कि यहाँ के लिए इक्वेशन लिखो, फ्रेंडली इक्वेशन आइसोथर्म लिखो, यहाँ के लिए लिखो, यहाँ के लिए लिखो, या इस तरह से पूछ देगा कि ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो प्रेशर के साथ वेरिएशन होगा किस प्रेशर पे वेरी करेगा, तो यहाँ पर तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो ये था आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से रिलेटेड चीजें, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट होता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और इसको सॉल्यूशन फॉर्म में भी देख लेते हैं, जल्दी कीजिए इसको। हो गया, आइए लिखते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इन केस ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म, माने कि सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉलिड पे कोई लिक्विड जाकर के क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो सॉल्यूशन के फॉर्म में देखेंगे, कंसंट्रेशन के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, लिखेंगे हम लोग यहां पर देखिए फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इन लिक्विड फॉर्म सॉल्यूशन फॉर्म, या इसी को बोलता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। वहां पर किसके टर्म था, प्रेशर के टर्म में, मतलब यहाँ पर एक्स बाई एम का जो वेरिएशन होगा कंसंट्रेशन से रिलेटेड होगा, कंसंट्रेशन बढ़ा घटा तो क्या होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो आपका हो जाएगा एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सी टू दी पावर 1 बाई एन हो जाएगा, ठीक है। सी क्या है, कंसंट्रेशन, तो एक्स बाई एम बराबर के इंटू सी टू दी पावर कितना 1 बाई एन हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि व्हेन एट वेरी हाई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, n बराबर इनफाइनाइट, यानी कह सकते हैं कि 1 बाई एन इक्वल टू 0। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बोलते एक्स बाई एम बराबर के इंटू सी टू दी पावर 1 बाई एन, के इंटू सी टू दी पावर 1 बाई एन का वैल्यू कितना है, 0, यानी कि कह सकते हैं कि x बाई एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा कांस्टेंट, किसी भी टर्म के पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 में के से गुना करेंगे तो k इंटू 1 यानी कि x बाई एम बराबर के हो जाएगी, यानी कि मतलब कि अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन
कांस्टेंट हो जाएगा, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक ना। क्या आप लिख सकते हैं, दैट इज क्या कंक्लूजन, दैट इज एट ए वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन है ना, द एडजॉर्प्शन is independent of concentration। एडजॉर्प्शन मतलब ये कौन सा एडजॉर्प्शन, एक्स बाई एम का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बस यही था, लॉग के फॉर्म में लिखना है तो लॉग के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बिटाए। चलो देखो इसको लिख लो in log form, log form मतलब इक्वेशन यही वाला, जैसे x बाई एम था बराबर k इंटू सी टू दी पावर कितना था, m था, इसको log फॉर्म में लिखिएगा तो log x बाई एम बराबर 1 बाई एम log c प्लस कितना log k हो जाएगा, ठीक है ना। वेयर k क्या है, कांस्टेंट है, n क्या है, कांस्टेंट है, log c मेरा इंटरसेप्ट हो जाएगा, log c क्या होगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा, सब जानते हैं। 1 बाई n क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर c क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। बस ज्यादा नहीं, सब कुछ इसका ग्राफ करने की कोई जरूरत नहीं है ना, बस इक्वेशन को दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म, बस इतना ही करना है। चलिए हो गया, मिटा दें इसको, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए, लिखेंगे नोट करके। एक बात मैं पूछूं आपसे कि बताइए, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो था हाई प्रेशर पर वैलिड है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर नहीं। क्यों कि हाई प्रेशर पर क्या हो जाएगा, एक्स बाई एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा या इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, और वैसे सिचुएशन में फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेल कर जाता है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, तो नोट में 1 एट वेरी हाई प्रेशर फ्रेंडलिच FREUND फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म गेट फेल्ड, ठीक ना। दैट इज कह सकते हैं कि एट वेरी हाई प्रेशर 1 बाई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। मैंने बताया था n का वैल्यू इनफाइनाइट, तो 1 बाई एन का वैल्यू 0, इसलिए x बाई एम बराबर k इंटू पी टू दी पावर कितना 1 बाई एन, यानी k इंटू पी टू दी पावर 0 बराबर कितना k, यानी कि x बाई एम बराबर कितना k। और ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट दैट एट वेरी हाई प्रेशर x by m इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चल, यही इसका लिमिटेशन भी है। अगर कोई क्वेश्चन में पूछ देगा कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है, तो बोल दीजिएगा कि वेरी हाई प्रेशर पर वो x बाई एम का वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाता है, किससे, प्रेशर से। आई बात समझ में। चलिए नोट नंबर 2 लिखिएगा, नोट नंबर 2 लिखिएगा। नोट नंबर 2 लिखेगा, कहता है तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या होता था कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाते थे तो एडजॉर्प्शन क्या करता था, डिक्रीज करता था। बताया था कि हमने बताया था कि अगर मेरा फिजिकल एडजॉर्प्शन है और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता था। एक टर्म पढ़ाया था डिजॉर्प्शन, याद कीजिए। तो डिजॉर्प्शन क्या होता था
एडजॉर्प्शन का उल्टा, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने से एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता था, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से डिजॉर्प्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, हो जाएगा, देखेंगे। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन नहीं, क्या, डिजॉर्प्शन गेट इंक्रीजेस, दैट इज डिजॉर्प्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा तो डिजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, है ना। केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता था इनिशियली, है ना, तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा, किसके केस में, केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में। बस उतना पूछता नहीं है, बस इतना सिंपल याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा नोट पढ़ लीजिएगा, एडजॉर्प्शन आइसोबार, एडजॉर्प्शन आइसोबार। आइसो का मतलब क्या होता है बाबा, सेम, यानी कांस्टेंट। बार का मतलब क्या होता है, प्रेशर, क्या होता है, प्रेशर। यानी कि कहता है कि एडजॉर्प्शन आइसोबार का मतलब होगा, एडजॉर्प्शन आइसोबार का मतलब हो गया कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो x/m का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ क्या होगा, लिखेंगे। इट इज द प्लॉट, प्लॉट का मतलब ग्राफ, प्लॉट obtained between the x/m and temperature at constant pressure is called एडजॉर्प्शन आइसोबार, है ना। यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया, बस छोटा सा लेकर के यहाँ पर देखो, फॉर पढ़ा चुका मैं सब फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर क्या था, x/m था। अब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो मान लो कि फिजिकल अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो x/m डिक्रीज करता था, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ये क्या था, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर का मतलब एडजॉर्प्शन आइसोबार, एडजॉर्प्शन आइसोबार। बस जो ग्राफ पढ़े हैं वही, यहाँ पर प्रेशर, वहां आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर था, यानी x/m का वेरिएशन प्रेशर के साथ था, और यहाँ पर x/m टेम्परेचर के साथ एट कांस्टेंट क्या, एट CONST, शॉर्ट में लिखा हूं कांस्टेंट, P का मतलब प्रेशर। और वही हमारा अगर बात करेंगे किसके लिए, जल्दी करो तो यहाँ हो गया। चलो अब वही बात अगर हम कर लें किसके लिए, वही अगर हम बात कर लें केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, तो फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन की अगर हम बात कर लें तो केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए ग्राफ क्या बन जाएगा बताओ। ये हमारा टेम्परेचर, ये हमारा x/m, याद कीजिए आइसोबार है, प्रेशर कांस्टेंट हुआ, टेम्परेचर के साथ रिलेशन। केमिकल एडजॉर्प्शन केस में इनिशियली इंक्रीज करता था और एक ऑप्टिमम लेवल तक क्या करता था, बढ़ता था, उसके बाद डिक्रीज करता था, नहीं हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोबार का ग्राफ है। प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। बस ये हो गया केमिकल के लिए। चलिए हो गया, एक और नोट करके लिख लीजिए, मिटा दे इसको, जल्दी करो, एक और नोट करके लिख लीजिए। नोट नंबर 4, ऑकुलजन। ऑकुलजन क्या होता है, OCCULSION, ऑकुलजन क्या होता है। देखो मान ले सपोज दैट ये हमारे पास कोई मेटल है, क्या है, कोई मेटल होगा, है ना। मेटल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, Ag है, Pt है, ठीक है ना।
और गोल्ड कोई भी मेटल है ये, और ये हमारा मेटल का ये सरफेस हो गया, है ना। और कहता है कि अगर हाइड्रोजन गैस, है ना, अगर मेटल के सरफेस पे जा करके एब्जॉर्ब होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं का अकुलजन। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं बोलना है, बल्कि एब्जॉर्प्शन को ही क्या बोलेंगे, अकुलजन बोलेंगे। क्लियर है? लिखेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन of hydrogen gas on the metallic surface is called अकुलजन। बस एक क्वेश्चन में मिला था, कहीं पर एम्स वगैरह में लाइन लिखा हुआ था। चलिए नोट कीजिए इतना तक। देखते हैं हम लोग दूसरा पढ़ेंगे लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन के बारे में। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे दूसरा हमारा हो जाएगा लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक क्वेश्चन शायद पूछा हुआ जेई में बहुत पहले, है ना, 2005 या 2006 में, है ना। इसमें क्या कहता है कि इसमें फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के ही जैसा इन्होंने भी अपना एक इक्वेशन बनाया था, किसके किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर से रिलेटेड चीजें, यानी कि प्रेशर और किसमें, प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बीच में इन्होंने भी एक रिलेशन दिया था, ठीक ना। लैंगम्यूर हमारे एक साइंटिस्ट है, ठीक ना, और इन्होंने क्या किया था, बोला था कि एट जो है वेरी हाई प्रेशर पर और वेरी लो प्रेशर पर इन्होंने अपना दिखाया था कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है ना। तो चलिए सबसे पहले तो इन्होंने बोला था कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रेशर के टर्म में अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर जाता कहता था कि वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे आधारित है, यानी कि कह सकते हैं कि लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो होगा बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। लिखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहला कि द लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म based on kinetic theory of gases। हम लोग पढ़े हैं ना प्रॉपर्टीज ऑफ गैस 11th क्लास में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलेंगे। लिखेंगे he was assumed that इन्होंने क्या माना था, assume that माना था पहला चीज कि एड्जॉर्प्शन जो टर्म है, इन्होंने बोला था इसको कंडेंसेशन, क्या बोला था, कंडेंसेशन बोला था। मैंने कि एड्जॉर्प्शन को इन्होंने बोला था कंडेंसेशन। जैसे कोई चीज है एक पार्टिकल में जाकर एक जगह संघनित हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, तो उसको एड्जॉर्प्शन ना बोल करके इन्होंने क्या बोला, कंडेंसेशन बोला था, है ना। जैसे कि हम लोग पानी को बॉयल करते हैं तो भाप बन के उड़ता है, तो किसी बर्तन से ढकोगे तो उसमें जा करके संघनित हो जाता, कंडेंस्ड हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने एड्जॉर्प्शन को क्या बोला, कंडेंसेशन। और बोला डिजॉर्प्शन को क्या बोला इन्होंने, डिजॉर्प्शन को बोलता है एवापोरेशन। डिजॉर्प्शन को क्या बोला, एवापोरेशन। एवापोरेशन का मतलब क्या है, हमारा पानी है सरफेस पर है और उसको हीट करेंगे तो वो एवापोरेट करके उड़ जाएगा। डिजॉर्प्शन में क्या है, कोई सरफेस पे कोई गैसेस पार्टिकल एब्जॉर्ब है, उसको हीट करोगे तो सरफेस छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। तो डिजॉर्प्शन को इन्होंने एवापोरेशन नाम दिया, एब्जॉर्प्शन को क्या बोला, कंडेंसेशन बोला, है ना। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इन्होंने कहा क्या कि लैंगम्यूर जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए वैलिड है। देखेंगे इट इज वैलिड ओनली फॉर केमिकल एड्जॉर्प्शन। किसके लिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए वैलिड है। यानी कि इन लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या हो जाएगा, मोनोलेयर या यूनिलेयर
एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। नोट कीजिए। आगे बढ़े, लिखता है, इसी में लिखिएगा कंटिन्यू करके कि ये कहते हैं लैंगम्यूर का इक्वेशन में कहा गया कि जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही गैसियस पार्टिकल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना। यानी कि इन्होंने बताया, जैसे कि कह सकते हो, देखो यहाँ पर कोई मान लो कि सॉलिड सरफेस है, एब्जॉर्बेंट है, और ये मेरे गैसियस पार्टिकल है, ठीक है ना। तो कहता है क्या कि इस सरफेस पे भी पार्टिकल होंगे एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल। कहता है कि एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल की जो संख्या होगा वो एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल के संख्या की क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब कि अगर मान लो सपोज दैट कि जितना यहाँ पर फ्री साइड प्रेजेंट है उतना ही एब्जॉर्बेंट इस पर हो सकता है। मान लो किस एब्जॉर्बेंट पे 5 गो फ्री साइड है, तो 5 ही गो पार्टिकल इस पे जाके सरफेस पर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। 10 या 12 जाकर के एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर रेडिएशन आइसोथर्म x/m जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्री साइड या फ्री वैलेंसी। क्लियर है, लिख देंगे नेक्स्ट पॉइंट करके, अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन isotherm the number of free site, बगल में लिखेगा नंबर ऑफ वैलेंसी, एनो डॉट लिखा है नंबर, है ना, नो मत पढ़ लीजिएगा। नंबर ऑफ फ्री साइट, नंबर ऑफ वैलेंसी इज जस्ट इक्विवेलेंट टू the numbers of adsorbate particle, यानी कि जो पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा उसकी संख्या का इक्विवेलेंट होगा। दैट इज कह सकते हैं हम लोग क्या, हम लोग कह सकते हैं कि x/m जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्री साइट, है ना, यानी कि सरफेस एरिया। याद है, जितना फ्री साइट होगा उतना एक्सटेंट एब्जॉर्प्शन हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, चलिए, इन्होंने एक और भी बात बोला था, जैसे मान लो कि कुछ सरफेस है ना, एब्जॉर्बेंट है, सॉलिड सरफेस है, एब्जॉर्बेंट है, और यहाँ पर पार्टिकल है। तो कहता है कि ये जब एब्जॉर्ब करेगी तो सरफेस पे जाकर के स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक मतलब इसको यहाँ पर एब्जॉर्ब होना है, मतलब इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा, यानी जा करके यहाँ स्ट्राइक करेगा। तो कहता है कि ये जो स्ट्राइक करता है तो इसका मास जो होगा, इस पार्टिकल का जो मास होगा वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि कितना प्रेशर से लगेगा उतना ही बताता है। ठीक है, तो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्राइकिंग मास ऑफ adsorbate on adsorbent is directly proportional to pressure। आई बात समझ में, ये चीज है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है इनके 4-5 पॉइंट है, बस इसको याद रखना है। और इसका इक्वेशन देखेंगे, क्या है इक्वेशन, है ना, बस याद रखिएगा 2-3 चीज। केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में लैंगम्यूर होगा, मोनोलेयर फॉर्मेशन करेगा। सिंपल सा बात है, केमिकल एब्जॉर्प्शन बराबर लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन का सारा प्रॉपर्टीज पता है तो लैंगम्यूर का सारा प्रॉपर्टीज पता चल जाए। ठीक है ना, जल्दी नोट कीजिए। इसके बाद इसके इक्वेशन को देखते हैं। चलिए लिखेंगे, लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन गिवन एज सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बस रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा हम लोग का। देखो देखिएगा, लैंगम्यूर
एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। ये क्या था इक्वेशन? x बाई एम बराबर AP बटा में 1 प्लस BP था, है ना? क्या था? x बाई एम AP बटा में 1 प्लस क्या था? BP था। तो P तो हमारा क्या हो गया? प्रेशर, वेयर P क्या है? प्रेशर है ना? x बाई एम आपको पता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, x क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट है, m क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट है ना? a एंड b क्या है? a और b क्या है? दीज आर लैंगम्यूर कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। मतलब कि a और b क्या है? कांस्टेंट टर्म है। डिपेंड करेगा किस पर? डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट आई बात समझ में? नेचर ऑफ किस पर डिपेंड करेगा? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? अब देखो इसी इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में आगे चल करके, लॉग के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक ना? अब इसको आगे करके तुम लिखोगे इसको उधर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कहीं कहीं बुक में इसको स्लोप और इसका इंटरसेप्ट निकालने के लिए देता है, तो कभी कभी कहता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बाई एम बराबर AP 1 प्लस BP को लिख सकते हैं AP ऐसे कीजिए, x बाई एम है, इसको क्या कहता है? रिवर्स कर दीजिए, लिखेंगे इन रेसिप्रोकल फॉर्म में x बाई एम को उल्टा कर देंगे तो कितना देगा? m बाई x हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि x बटा 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, तो कितना देगा? 1 बाई x। उसी तरह क्या है? रेसिप्रोकल करोगे तो ये m ऊपर चल जाएगा, x नीचे चल जाएगा, तो m बाई x बराबर 1 प्लस BP डिवाइडेड बाई कितना? AP हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा AP या प्लस BP बटा में कितना? AP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात में? अब जरा सा देख, तो यहाँ पर हम लोग इस बात को यहां से निकाल सकते हैं। ये हमारा y एक्सिस पर, और यहाँ पर देखते हो ये वाला टर्म हम लिख सकते हैं ऐसे। देखो एक बार और लिख देता हूं मैं सरिया करके, m बाई एक्स बराबर इतना के बदले में इतना लिख सकते हैं, तो वहां पर 1 बाई a इंटू कितना? 1 बाई p लिख सकते हैं, 1 बाई a इंटू 1 बाई p। आप प्लस कितना लिख सकते हैं बोल तो? यहाँ पर b बाई a इंटू देखते हो यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर इस इक्वेशन में, बोलो हो जाएगा ना? नोट करो, जल्दी नोट कर दो इसको, वहां से उधर के मिटा देते हैं, ठीक है? देखो इधर क्या करेंगे अब इसके आगे हम लोग, अब इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो तो जरा सा, तो जरा सा मेरे भाई देखिए जरा सा यहाँ पर m बटा x है बराबर 1 बाई a इंटू 1 बाई p प्लस कितना है? b बाई a। y बराबर m इंटू एक्स प्लस कितना? c। तो c मेरा इंटरसेप्ट, ये इसके बराबर, x इसके कोरस्पॉन्डिंग, यानी x एक्सिस पर 1 बाई p, और m मेरा स्लोप कितना? 1 बाई a, और y एक्सिस पे ये। तो अगर तुम इसको ग्राफ तुम बनाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? देखते हैं यहाँ पर, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा इसका भी। ये एंगल मेरा थीटा हो जाएगा, और थीटा को बोलते हैं स्लोप। m इक्वल टू कितना हो जाएगा? देख तो 1 बाई a, ये तेरा इंटरसेप्ट हो जाएगा, और इंटरसेप्ट c कितना? b बाई कितना? a, और यहाँ पर y एक्सिस पर क्या है? m बटा कितना? x, और यहाँ पर देख तो x एक्सिस पर क्या है?
1 बाई कितना P। तो ये ग्राफ जो है माइंड में रखिएगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ तो लैंगमुइर एडजॉर्सन आइसोथर्मल केस में स्लोप कितना 1 बाई ए, इंटरसेप्ट कितना b बाई ए, ठीक ना। एम एक्स याद रखना है, एम बाई एक्स है, एक्स बाई एम नहीं है, ठीक ना। चलिए मिटा दें यार, चलो यहां पर लिख लेना है। देख तो जरा सा, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं स्टार वगैरह लोड कर लेना, स्लोप क्या हो जाएगा 1 बाई ए है, स्लोप क्या है ए 1 बाई ए। इसके बाद बोलिएगा इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट कितना है इसका b बाई कितना ए हो जाएगा। ये याद रखिएगा किसके लिए है, लैंगमुइर के लिए, लैंगमुइर एडजॉर्सन आइसोथर्म के लिए है, आइसोथर्म के लिए। क्लियर है, चलो मिटा दो, नोट कीजिए। देखो यार थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ए और बी पर कैसे कैसे वैरी करेगा, है ना, प्रेशर के साथ, कि अगर ए और बी का वैल्यू अगर चेंज होता है तो प्रेशर किस तरह से वैरी कर जाता है, उस पर देखते हैं हम लोग। लिखेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखेगा पहला नोट कि एट वेरी हाई प्रेशर, वेरी, पहले हम लोग बात करेंगे वेरी लो प्रेशर पे, है ना। लो प्रेशर पर अगर हम बात करें, जरा देख लो, तो लो प्रेशर पर तो 1 प्लस बीपी जो है ये लगभग कितने के बराबर होगा, बी तो हमारा कांस्टेंट है और पी यहाँ पर कहता है कि प्रेशर बहुत लो कर दिया जाए, यानी कि इसका वैल्यू पी का वैल्यू बहुत कम हो जाए, तो 1 प्लस बीपी लगभग कितने के बराबर हो जाएगा, लगभग, ये एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लगभग कितने के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इक्वेशन क्या था मेरा, x बाई एम, मेन इक्वेशन क्या था x बाई एम ए पी बटा में 1 प्लस बीपी था। तो ऊपर एपी और नीचे में 1 प्लस बीपी के बदले में कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या, यानी कि x बाई एम बराबर a इंटू कितना है p, और a मेरा क्या है भाई, a मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम बराबर के साइन को अगर प्रोपोर्शनलिटी डालेंगे तो ये कांस्टेंट इधर आ जाएगा, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना p, यही साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो ये कांस्टेंट टर्म आएगा ये। तो इसका मतलब क्या होगा कि लो प्रेशर करोगे तो लो मतलब कि वेरी लो प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज एट वेरी लो प्रेशर कह सकते हैं x बाई एम क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ाओगे तो x बाई एम का वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया, चलो यहां पर देख लो, ये पहला हो गया नोट। नोट नंबर दूसरा, एट वेरी हाई प्रेशर की बात करेंगे, हाई प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो हाई प्रेशर पर 1 प्लस बीपी, अब देखो यहाँ पर बीपी मैंने कि ये बी तो मेरा कांस्टेंट है, अब प्रेशर मेरा बहुत ज्यादा होगा तो उसमें 1 क्या, मान लो 1 करोड़ रुपया है तेरे पास, उसमें हम 1 रुपया जोड़ दे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस बीपी ये लगभग बराबर कितना हो जाएगा, बीपी के बराबर हो जाएगा। इसलिए मेन इक्वेशन x बाई एम बराबर एपी 1 प्लस बीपी, एपी और 1 प्लस बीपी लगभग कितना, बीपी के बराबर, तो बीपी हो जाएगा, पी से पी कट जाएगा, यानी ए बाई कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि x बाई एम जो होगा, देखो तो प्रेशर कैंसिल हो गया, तो x बाई एम का वैल्यू a बाई बी, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो दोनों का डिवीजन भी क्या कांस्टेंट, यानी x बराबर a बाई बी बराबर कांस्टेंट, यानी कह सकते हैं कि एट वेरी हाई प्रेशर पे x बाई एम जो होगा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, यानी मैं बोल देता हूं डायरेक्टिव प्रेशर के पावर कितना, 0 बोल दूं, ये प्रेशर के पावर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जाओ तो मेरा कांस्टेंट है ना, और इस प्रेशर के पर कोई टर्म आएगा कांस्टेंट
1 आएगा। ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, प्रेशर। ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए। यहां तक था आपका एड्जॉर्सन आइसोथर्म कंप्लीट हो गया। हमने देखा किसके किसके केस में, लैंगम्यूर के केस में देखा, फ्रेंडलिच के केस में देखा। तो फ्रेंडलिच याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक ना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग के पास पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ, देखेंगे लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्सन। लिखिएगा फटाफट जल्दी से, मिटाइए इसको। चलो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्सन, हेडिंग दीजिए। एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग 5-6-7 गुण न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल 2 ही है, मतलब एड्जॉर्सन एड्जॉर्सन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे थोड़ा, तो देख लेंगे क्या है पूछा हुआ क्वेश्चन। तो हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्सन। अब देखो पहला एप्लीकेशन कहता है कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। क्या कहता है, लिखेंगे इट इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर का प्रेजेंट होना। तो क्या करेंगे, घर में है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लो घर है ना, और यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत सारा मॉइस्चर प्रेजेंट, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमने चारकोल डाल दिया। क्या डाल दिया, चारकोल डाल दिया, या हम लोग सिलिका जेल डाल दिए। तो क्या करेगा कि इसके सरफेस पे जाकर के क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन या ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने होता है। इट इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी है, लिखेंगे द सिलिका जेल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर बगल में लिख लेना ह्यूमिडिटी, है ना। सिलिका जेल क्या है, आपको पता है कि सिलिका जेल क्या है, एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। दूसरा रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर मैंने बताया था। रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर माने कोई कलर है, कलरफुल वाटर है, पानी में कलर डाले हुए हैं, उसमें हम चारकोल डालेंगे तो कलर मैटर क्या करेगा, चारकोल के सरफेस पे क्या करेगा, जाकर के एब्जॉर्ब होगा। द चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव द colored matter from colored solution। कोई सॉल्यूशन होगा उसमें क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। तीसरा एप्लीकेशन लिखना, लिखिएगा इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है बताओ तो। वैक्यूम का मतलब ही होता है जहां पर कुछ भी नहीं। तो मान लो कि कोई पंप है और इसमें एयर प्रेजेंट है ना, तो इसमें जब एयर प्रेजेंट होगा तो एयर अगर हटा दिया जाए तो कहेंगे कि पूरा का पूरा पंप वैक्यूम हो जाएगा, इवैक्यूएटेड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इस पंप के भीतरी दीवार पर चारकोल लगा देता है, कोई भी एयर होगा वो चारकोल पर जाकर क्या करेगा, चिपक जाएगा। तो लिखेंगे इन पंप use the charcoal which absorb air, so pump become vacuum, या pump act as vacuum, या pump become evacuated। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है ना। एक दो और देख लेता हूं, जल्दी करो। लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैस मास्क, लिखेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ, चौथा लिखिएगा
इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस मास्क के फॉर्मेशन में। अभी देखिए, अभी कोरोना चल रहा है ना, कोरोना चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, बोलता है सब डॉक्टर बोलता है कि मास्क हमेशा पहन करके निकलिए। तो ये मास्क में होता है कि बाहर से कोई पार्टिकल अगर आ रहा है तो उसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जो हम लोग जो नॉर्मल जो मास्क पहनते हैं उस मास्क में ये चीज नहीं होता है, लेकिन ऐसा ही होता है, ठीक ना, कि यहाँ पर कोई ये जो कपड़ा का जो मास्क इस पे कोई चारकोल या कोई नहीं लगा रहता है। जब कोल माइंस में जब धरती के अंदर जहाँ से कोयला निकाला जाता है वहाँ बहुत सारा पॉइजनस गैस होते हैं, या सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले लोग के पास क्या होता है, मास्क होता है। तो वो जो क्या होता है कि उनका जो मास्क बना होता है उस मास्क के क्या होता है कि उनके सरफेस पे, जैसे मान लो जैसे मैंने मास्क पहना है तो ये सरफेस पे क्या होता है, चारकोल लगा दिया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है ना। चारकोल होगा किसके फॉर्म में, एक्टिवेटेड फॉर्म में। तो कहीं से भी अगर मान लो कि जमीन के अंदर में माइंस में गए हैं, कोयला निकाल रहे हैं, खदानों में गए हैं, तो बहुत सारा पॉइजनस गैस का रिसाव होता है। तो वो गैस जैसे आदमी सांस लेता है तो जैसे मास्क पर आएगा तो मास्क के सरफेस पर क्या होगा, वहां पर चारकोल का लेयर बनाया रहता है, उसी चारकोल पर क्या हो जाता है, जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। तो पॉइजनस गैस वहां से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और प्योर जो एयर होता है वो आपके लंग्स में जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इन माइंस हमारे खदान, ठीक ना, माइंस वी यूज मास्क, लिखेंगे द मास्क is made up of activated charcoal. The charcoal absorb, क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, absorb so many poisonous gas। poisonous का मतलब क्या होता है बाबा, poisonous gas and filter the pure air for respiration। सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तैयार करता है ना। अशुद्धियां को, जो इम्प्यूरिटीज है, जो खतरनाक गैस है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा सरफेस पे, और प्योर एयर क्या होगा, अंदर चला जाएगा। तो चौथा ये हो गया। पांचवा लिख लीजिएगा, मिटाएंगे मतलब अगर मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर में अगर क्या करना है कि इनर्ट गैस को सेपरेट करना है। इनर्ट गैस का मतलब नोबेल गैस, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन है, क्योंकि इस एयर में तो बहुत सारा मिक्सचर प्रेजेंट है। तो जब बहुत सारा चीज प्रेजेंट होगा तो उसमें बहुत सारे गैसेज हैं, तो उसमें हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, नियोन भी है। तो वहां से इनर्ट गैस को कैसे सेपरेट करेंगे, तो लिख लीजिएगा, पांचवा पॉइंट लिखा, it is used in separation of inert gas किसके माध्यम से, by the activated charcoal है ना, चारकोल। मान लो कि रूम है, ठीक है, और रूम में मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और मान लेते हैं नियोन गैस भी प्रेजेंट है। अब तुमको कोई बोलेगा कि इसमें से नियोन गैस आप कैसे करोगे, तो एयर के फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन जब करोगे तो सारे गैसेस पता चल जाएंगे, लेकिन आपको नोबेल गैस नहीं पता चलेगा। तो नोबेल गैसेस के लिए क्या करते हैं कि घर में कहीं पर एक चारकोल को एक्टिवेट फॉर्म में रख देंगे, तो वहां पर क्या होगा कि जाकर के नियोन गैस ऑटोमेटिकली वहां पर जाकर सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा। तो एयर मिक्सचर से नोबेल गैसेस को, दैट इज इनर्ट गैसेस को सेपरेट करने के लिए भी जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे होता है, कौन सा एब्जॉर्बेंट होगा, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ठीक है। बहुत सारा है, मेडिकल डिजीज के केयरिंग में होता है, लीजिए आप छोटा छोटा है, इन क्योरिंग ऑफ डिजीज हो गया। इसके बाद 7वां पॉइंट लिख लेना, इन फ्लोएटेशन
प्रोसेस तो फ्लोटेशन प्रोसेस जो होता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। किस पर होगा? प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन पर राज्य। ये जितना भी पढ़े हैं सब प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। फिर क्रोमेटोग्राफिक जो एनालिसिस होता है वो सब चीज होता है। ठीक है, तो बस इतना काफी है। एडजॉर्प्शन में 4-5 लिख दीजिएगा एप्लीकेशन, ठीक है। नोट कीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है, फिर देखेंगे प्रॉब्लम। नोट कीजिए। चलिए देखते हैं थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ क्वेश्चंस है ना। 5-6 क्वेश्चन है जिसमें 2 न्यूमेरिकल है आपका। ये दोनों आपको जेईई में क्वेश्चन पूछ चुका है ना। क्या कहता है क्वेश्चन में? सबसे पहले हम लोग ये बनाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन हम लोग ये बनाएंगे, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। पहले इसको भी बना सकते थे लेकिन इसका फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, तो पहले इधर ही डील कर देता हूँ, ठीक ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर ए गैस, कोई गैस के लिए एडजॉर्ब्ड ऑन ए पार्टिकुलर एडजॉर्बेंट, कोई गैस है जो पार्टिकुलर एडजॉर्बेंट पे जाकर क्या होता है, एडजॉर्ब हो रहा है एट 0 डिग्री सी टेम्परेचर पे, ठीक ना। कहता है कि द प्लॉट log x by m वर्सेस vs लिखा हूं वर्सेस log p। कहता है कि हैज स्लोप एंड इंटरसेप्ट शोन इन द फिगर, माने कि स्लोप और इंटरसेप्ट इस फिगर में दिखाया गया है। तो आपको बताया गया था कि यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना दिया, 0.301, और थीटा क्या होता है मेरा, स्लोप होता है। ये हमारा इंटरसेप्ट और ये क्या था, स्लोप। स्लोप कितना दिया, वो थीटा बराबर 45 डिग्री। क्लियर है। कहता है कि व्हाट इज द मास ऑफ द गैस, व्हाट इज द मास ऑफ द गैस, मतलब एडजॉर्बेंट का मास पूछ रहा है। एडजॉर्ब बाय द 10 ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट एट 0.2 atm प्रेशर, यानी प्रेशर का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.2 atm दिया हुआ है। इस फिगर को देखने से आपको क्या लगता है, क्या क्या दिया हुआ है? चूंकि थीटा बराबर, यहां पर लिख देता हूं मैं, गिवन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और थीटा होता था मेरा स्लोप, इसलिए स्लोप जो होगा वो कितना हो जाएगा, स्लोप tan थीटा के बराबर। और स्लोप कितना होता है, 1/n होता है, पता है। तो tan 45 डिग्री, थीटा के वैल्यू कितना, तो tan 45 डिग्री बराबर 1/n, और tan 45 का मान कितना होता है, 1, यानी 1/n, यानी कि 1/n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो गया। प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 0.2 atm, तो P बराबर दिया 0.2 atm। अब देखो तो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या होता है, बताओ तो इंटरसेप्ट क्या होता है, log k होता है। तो यहाँ पर इंटर जो सेप्ट होगा वो log k होता है, और यहाँ पर इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबा, क्वेश्चन यहाँ पर देखो कितना है, 0.301। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं बोल तो, log 0.301 बराबर कितना, log k लिख सकते हैं इसको। अब देखो 0.301 log 2 का वैल्यू होता है, इसके बदले में हम log 2 लिख सकते हैं बराबर log कितना, k। log कैंसिल, इसलिए k इक्वल टू कितना, 2 आ गया। अब 2 का आ गया, p का तेरे को वैल्यू पता है, 1/n का वैल्यू पता है, तो तेरे से x पूछ रहा है, और तेरे को क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया हुआ कितना, m माने थे मास ऑफ एडजॉर्बेंट, तो मास ऑफ एडजॉर्बेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है, तो नहीं बन जाएगा। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया होगा, पहले एक बार पूरा स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। इसको भी हम लोग पहले दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, फिगर वाला क्वेश्चन को, ठीक है, तब इसको बनाएंगे। हो गया। चलो देखो अब इसको मैं क्वेश्चन को भी मिटा देता हूं, ठीक ना। क्या करेंगे हम लोग, अब यहां से इक्वेशन बताया था, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में मैंने बताया था, न्यूमेरिकल अप्रोच, न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन बताया था ना, क्या बताया था बताओ। इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है, हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये वाला सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन मैंने मिटाया उसका सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अनुसार हम लोग जानते हैं कितना होता है, x/m के पावर k इंटू p टू द पावर कितना, 1/n। हम x का वैल्यू निकालना है, देख तो x/m
एम का वैल्यू कितना दिया हुआ तेरे क्वेश्चन में 10, तो 10 कर दिया। के का वैल्यू तेरे को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, निकाले हैं कितना 2, तो यहाँ पर 2 कर दिया। प्रेशर का वैल्यू कितना है तेरे पास, पी का वैल्यू कहाँ गया, पी का वैल्यू 0. कितना 2, तो यहाँ पर कितना गया 0.2, और इसका पावर कितना 1/n का वैल्यू कितना है, 1 है। तो किसी का भी पावर अगर 1 करोगे तो उसका वैल्यू होगा 0.2 ही हो जाएगा, यानी कि x/10 बराबर 2 इंटू 0.2 हमें चाहिए x, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 में 10 इंटू 2 इंटू 0.2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 20 दूनी 40, 4 ग्राम हो जाएगा। आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसको देखते हैं जरा सा। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कहता है, प्लॉट ऑफ log x by m अगेंस्ट log p, माने कि x by m और log p के बीच में क्या दिया है, ग्राफ दिया हुआ है। कहता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इंक्लाइंड एट एन एंगल कितना 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू दे दिया 45 डिग्री। कहता है व्हेन द प्रेशर इज 0.5 atm एंड k का वैल्यू दिया हुआ कितना 10, तो कहता है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कोई एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब्ड पर ग्राम 1 ग्राम एडजॉर्बेंट में कितना एडजॉर्बेंट क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। यानी कि ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या कहता है, गिवन कहता है, गिवन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, इसलिए स्लोप जो होगा tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर कितना 1/n, स्लोप पर है ना आइसोथर्म के log x by m और log p के बीच में जो ग्राफ देखते तो स्लोप कितना 1/n, जो किसके बराबर tan थीटा के बराबर, तो tan थीटा कितना 45 है, tan 45 डिग्री बराबर 1/n, इसलिए 1 tan 45 का वैल्यू 1 बराबर 1/n हो गया, यानी कि 1/n का वैल्यू कितना हो गया तेरे पास 1 हो गया। ठीक है, प्रेशर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5, k का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है तेरा पास 10 दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड क्या, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब कि आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि x by m बराबर कितना, व्हाट, x का मान नहीं पूछ रहा है, m का मान नहीं पूछ रहा है, x by m का मान आपसे पूछ रहा है, निकल जाएगा क्या। इसलिए हम जानते हैं क्या कि x by m बराबर k into p to the power n। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लॉग फॉर्म में इक्वेशन मत इस्तेमाल कीजिएगा, इसलिए मैंने कल लिखवा दिया था कि न्यूमेरिकल अप्रोच जब भी करेंगे x by m k p के पावर 1/n, ये आपको लॉग ph bs ये सब को याद रखना पड़ेगा, जैसे पिछले क्लास में मैंने बता दिया था आपको। तो क्या करोगे यहां से देखो, x by m इक्वल टू k का वैल्यू कितना 10, p का वैल्यू कितना 0.5 और 1/n का वैल्यू कितना 1, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.5 बराबर 10 × 50 कितना 5 ग्राम हो जाएगा। और ग्राम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 5, क्यों, क्योंकि ये भी ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा x by m का वैल्यू 5 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए फटाफट। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, ठीक है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव था, है ना, मैंने चॉइस नहीं दिया था, है ना। आप लोग इसको एक बार घर पे फिर से बनाएंगे आप लोग, ठीक है। चल लिखेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो और देख लेते हैं, है ना। सारा कुछ, कोई भी चीज ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा है आप लोग को, ठीक है, पूरा डिटेल पढ़ा जा रहा है, जितना डिटेल पढ़ा रहा हूं, है ना, शायद लोग पढ़ाएंगे, ठीक ना, सरफेस केमिस्ट्री को इस तरीके से, ठीक है, कहीं से भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है तो ऑनलाइन में जैसे तैसे पढ़ा करके अपनी टाइम पास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। चलिए लिखिए, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है
कि ए प्लॉट कहता है कि अ प्लॉट ऑफ log x by m vs log p वर्सेस हो गया फॉर द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस फॉर द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन a solid give a straight line with slope इक्वल टू ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 1/n, बी में दिया हुआ है log k, सी में दिया हुआ है आपका -log k और डी में दिया हुआ है आपका n दिया हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो कि कोई प्लॉट है log x by m वर्सेस log p में, और कहता है कि जो प्लॉट पाया गया कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो कहता है कि विथ स्लोप इज इक्वल टू, उसका स्लोप क्या होगा बताओ, तो स्लोप बताए थे क्या होता था स्लोप 1/n log k की -log k की n 1/n, याद है स्लोप tan थीटा बराबर 1/n। फेरेडे एडजॉर्सन आइसोथर्मल के केस में देखा था, ये आपका AIPMT 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा तो, इन फ्रेंडलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म, इन फ्रेंडलिच एडजॉर्सन isotherm the value of 1/n is, ऑप्शन में दिया हुआ है between 0 and 1 है, in all cases। बी में दिया हुआ चॉइस between 2 and 4 in all cases, ठीक ना। सी में दिया हुआ है in case of physical adsorption, in case of physical adsorption, और डी में दिया हुआ है, सॉरी यहां पर लिखा हुआ है 1 इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, डी में दिया हुआ है ऑल द एबव आर, एक मिनट ध्यान दिया, 1 इन केस ऑफ, कहता है कि 1 इन केस ऑफ केमियोजॉर्प्शन यानी केमिकल एडजॉर्प्शन, क्या होगा आंसर बताओ। क्वेश्चन कहता है कि इन फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन isotherm the value of 1/n is between 0 and 1 in all cases, यही होना चाहिए आंसर। 2 और 4 तो होगा नहीं, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में 1 होता ही नहीं है, और इन केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में तो ये दोनों तो चॉइस में लगता है, यानी कि आपका ए इज द करेक्ट चॉइस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैंने बताया था कि 1/n का वैल्यू 0 से लेकर के 1, 0.5 से लेकर के 0.1 से लेकर के 0.5 तक, ये प्रोबेबल रेंज है, मतलब कि लगभग सारे टाइप के एडजॉर्प्शन के लिए 1/n के इतना से इतना के बीच में लाई करेगा। तो 0 से लेकर के 1 के बीच में ऑल केसेज हो गया है ना, चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन हो या फिजिकल एडजॉर्प्शन हो। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से बस सिर्फ डेटा याद रखना है, कुछ नहीं याद करना है, ठीक ना, वेरी सिंपल है ना, कवर करना। एक क्वेश्चन देखिए जरा, एक क्वेश्चन है
according to Freundlich adsorption isotherm, which of the following is correct? Which of the following is correct? इंक लगता है समाप्त हो गया है, डालना पड़ेगा। खैर लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। एम दिया हुआ है x बाई एम डायरेक्टिव प्रेशर के पावर 1 है ना। बी में दिया हुआ है x बाई एम डायरेक्टिव प्रेशर के पावर 1 बाई एम। सी में दिया हुआ है x बाई एम डायरेक्टिव प्रेशर के पावर कितना 0। और डी में दिया हुआ है all the above are correct, all the above are correct लिख देंगे। डी में दिया है all the above are correct for different range of pressure। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर इंक थोड़ा सा कम हो गया, ठीक ना, इसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। इसको क्या करना है, जूम करके पढ़ना है, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा इसमें से करेक्ट है? x बाई एम डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल p टू द पावर 1, x बाई एम डायरेक्टिव p टू द पावर 1 बाई m, x बाई एम डायरेक्टिव p टू द पावर 0। और लास्ट में कहता है कि ऑल एबव आर करेक्ट, जितना भी चॉइस है सब सही है फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर। ये आपका क्वेश्चन है AIEEE 2012 का है क्वेश्चन, ठीक ना। इसको देखिएगा, बना कर रहिएगा, आपके लिए होमवर्क है। HW कर देता हूं मैं यहाँ पर। ये आपका जवाब का इंतजार रहेगा, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा इस सही में से कौन सा होगा, ठीक ना। डी लिखना है आंसर में डी, और उसके सामने लिख दीजिएगा ऑल अवेलेबल करेक्ट। क्वेश्चन को ठीक करके क्या करना, स्क्रीनशॉट करके और डी ऑप्शन दिखा देना है, ठीक ना। डी होगा कि बी होगा कि सी होगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग का जो है फिजिक्स मतलब कि सरफेस केमिस्ट्री के केस में एक पार्ट समाप्त हो गया जिसका नाम था एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन हो गया। अब कल वाला जो लेक्चर मिलेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैटलिस्ट और एंजाइम के बारे में। तो कैटलिस्ट स्टार्ट करेंगे, तो कैटलिस्ट और एंजाइम मिला करके 3 लेक्चर वो बनेगा और लगभग 5 से 6 लेक्चर आपका उधर कुलाई सब बन जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। नोट कर लीजिए इसको।